प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में हम ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, टिश्यू, और उनमें भी हम जटिल ऊतक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने विद्यार्थियों जाइलम यानी दारू ऊतक जो होता है उसके बारे में अध्ययन किया। जाइलम या दारू ऊतक जड़ से जो जल और खनिज लवण हैं उनको पादप के अन्य प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। वहीं पोषवाह या जो फ्लोएम है वह पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ को, यानी पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो खाद्य पदार्थ निर्मित करती हैं उनको पादप के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो आइए जानें फ्लोएम पोषवाह। फ्लोएम भी जाइलम के समान ही जटिल प्रकार का स्थायी ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य पादप शरीर में ऊपर की ओर अपवर्ड अथवा नीचे की ओर डाउनवर्ड कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संवहन करने का होता है। विद्यार्थियों जो जाइलम है वह जल और खनिज लवण तथा पोषवाह या जो फ्लोएम है वह खाद्य पदार्थों का ऊपर या नीचे की तरफ संवहन करता है। जाइलम के समान ही यह जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है तथा इन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति भी एक समान होती है, परंतु इनके कार्य और संरचना में भिन्नता पाई जाती है। अतः यह एक विषमांगी ऊतक है। यह पौधे में ठीक उन स्थानों पर उपलब्ध होता है जहां जाइलम भी पाया जाता है, परंतु जाइलम भीतर की ओर या मज्जा की ओर उपस्थित होता है, जबकि फ्लोएम जाइलम के बाहर परिरंभ की ओर पाया जाता है। परंतु कुछ पौधों जैसे कुकुरबिटेसी, एस्क्लेपियाडेसी और सोलनेसी कुल के सदस्यों में जाइलम के अंदर एवं बाहर दोनों ओर ही फ्लोएम पाया जाता है। इस प्रकार के संवहन बंडलों को, जहाँ जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम ऊतक उपस्थित हो, उभय पोषवाही बाइकोलेटरल संवहन बंडल कहते हैं। यानी जहाँ जिस स्थान पर जाइलम पाया जाएगा वहीं फ्लोएम पाया जाएगा। सामान्यतः होता क्या है कि जाइलम तो अंदर की तरफ पादप के केंद्रीय भाग की तरफ, जबकि फ्लोएम उसके चारों तरफ पाया जाता है। लेकिन कुछ जैसे कुकुरबिटेसी, एस्क्लेपियाडेसी, सोलनेसी, इनमें जाइलम के बाहर और अंदर दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? उभय पोषवाही बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अब बात करते हैं हम फ्लोएम तत्व के। फ्लोएम के जो तत्व हैं, फ्लोएम में विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ आप देख पा रहे हो 4 प्रकार के तत्व हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। चालनी तत्व, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे। हम सबसे पहले बात करें चालनी तत्व सीव एलिमेंट्स की। तो चालनी तत्वों में मुख्य रूप से 2 घटक या 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी विद्यार्थियों, चालनी कोशिका और चालनी नलिका। चालनी कोशिका ये एकक कोशिकाएं होती हैं। इनमें चालनी पट्टिका पाई जाती है तथा चालनी क्षेत्र सभी भित्तियों पर समान रूप से वितरित होते हैं। चालनी नलिका ये चालनी कोशिकाओं के एक के ऊपर एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होने से बनती है। इनकी लंबाई अलग अलग पादपों में अलग अलग हो सकती है, जैसे 100 से 500 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 10 से 70 तक होती है। संरचना किस प्रकार की होगी? चालनी नलिका के अनुप्रस्थ भित्ति पर अनेक छिद्र होते हैं तथा इन छिद्रों के समूह को चालनी क्षेत्र कहते हैं। चालनी नलिका की वह भित्ति जिसमें सुस्पष्ट छिद्रयुक्त चालनी क्षेत्र उपस्थित हो चालनी पट्टिका कहलाती है। यदि किसी चालनी पट्टिका में केवल एक ही चालनी क्षेत्र हो तो वह सरल चालनी पट्टिका कहलाती, जबकि एक से अधिक चालनी क्षेत्र उपस्थित होने पर उसे संयुक्त चालनी पट्टिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त चालनी तत्वों की पार्श्व भित्ति पर भी चालनी क्षेत्र होते हैं। इन्हें पार्श्व चालनी क्षेत्र कहते हैं, जो अपेक्षाकृत अल्प विकसित होते हैं। तो जो चालनी तत्व हैं उनमें चालनी कोशिका और चालनी नलिका पाई जाएंगी विद्यार्थियों। चालनी नलिका की जो संरचना है वह चालनी कोशिका के एक के ऊपर एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित होने से निर्मित होती है। तरुण चालनी कोशिकाएं सजीव और केंद्रक युक्त होती हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि जो चालनी कोशिकाएं होंगी जब नई होंगी तो केंद्रक युक्त होंगी, लेकिन परिपक्व अवस्था में चालनी कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं। इनके मध्य भाग में एक बड़ी रिक्तिका तथा परिधीय कोशिका द्रव होता है। एक कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव दूसरी कोशिका से कोशिका द्रव्य सूत्रों यानी प्लाज्मोडेस्माटा जिनको कहते हैं से जुड़ा रहता है।
ये कोशिका द्रव्य सूत्र प्लाज्मोडेस्माटा चालनी पट्टिका के छिद्रों से दूसरी कोशिका में पहुंचते हैं। घुलनशील खाद्य पदार्थों को संवहन इन कोशिका द्रव्य सूत्रों के द्वारा ही होता है। यानी जो परिपक्व चालनी कोशिका होगी उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है विद्यार्थियों। चालनी पट्टिका पर स्थित चालनी छिद्रों की परिधि पर कैलोज का निक्षेपण पाया जाता है। कैलोज के संश्लेषित एवं विघटित करने वाले एंजाइम इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में ही उपस्थित होते हैं। वृद्धि एवं जीर्ण होती चालनी नलिकाओं में कैलोज आच्छद मोटा होता जाता है, जो अंततः चालनी छिद्रों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे चालनी नलिका निष्क्रिय हो जाती है। शरद ऋतु में कैलोज परत मोटी हो जाती है, परंतु बसंत ऋतु में विघटनकारी एंजाइम की सक्रियता के कारण यह पतली या विलुप्त हो जाती है, जिससे चालनी नलिका पुनः सक्रिय हो सकती है। तो चालनी नलिका में जो छिद्र पाए जाएंगे उनमें कैलोज का निक्षेपण होता रहता है, जिससे धीरे धीरे ये बंद हो जाती हैं। एक्टिविटी पीरियड यानी इनकी जो कार्य होती है, कार्य की अवधि, जिम्नोस्पर्म में द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीय वृद्धि के कारण नए चालनी तत्वों का निर्माण निरंतर होता रहता है। अतः इसमें चालनी तत्व 1 या 2 वृद्धि कालों तक सीमित रहता है। इसके विपरीत एक बीजपत्री में द्वितीय वृद्धि के अभाव में चालनी तत्वों की सक्रियता जीवन पर्यंत बनी रहती। तो एक बीजपत्री पादपों में तो जो चालनी तत्व होंगे वो जीवन भर सक्रिय रहेंगे, लेकिन द्विबीजपत्री और जिम्नोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि होती है, अतः नए चालनी तत्व बनते रहते हैं और पुराने निष्क्रिय होते रहते हैं। इनका प्रमुख कार्य विद्यार्थियों भोजन का संवहन करना है, यानी भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना होता है। सहकोशिकाएं, यह विशेष प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं होती हैं जो कि चालनी नलिका कोशिकाओं से संलग्न रहती हैं। चालनी नलिका एवं सहकोशिकाओं के बीच उपस्थित भित्ति में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें से होकर गुजरने वाले कोशिका द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडेस्माटा इन दोनों कोशिकाओं के बीच आपसी संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। सहकोशिकाओं में अकोशिका द्रव अपेक्षाकृत गाढ़ा एवं छोटी छोटी रिक्तिकाओं से युक्त होता है। इनका स्पष्ट केंद्रक होता है। एक चालनी नलिका से संलग्न एक लंबी या एक से अधिक सहकोशिकाएं पार्श्व भित्ति से सटी हुई होती हैं। चालनी तत्वों तथा सहकोशिकाओं की उपस्थिति एक ही प्रकार की विभ्योतकी कोशिकाओं से होती है। जिम्नोस्पर्म एवं टेरिडोफाइटा के सदस्यों के संवहन ऊतक में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। यह केवल आवृत बीजी पौधों में ही पाई जाती हैं। हमने अभी चर्चा की कि जो चालनी कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। परिपक्व चालनी कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, तो उसकी समस्त क्रियाएं विद्यार्थियों सहकोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती हैं। सहकोशिका चालनी कोशिका से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी रहती हैं और इनकी उत्पत्ति भी एक ही प्रकार की विभ्योतकी कोशिकाओं से होती है, और ये केवल और केवल आवृत बीजी पौधों में ही पाई जाती हैं। सहकोशिकाएं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में ये नहीं पाई जाती हैं। अब बात आती है इनका कार्य क्या है भाई। सहकोशिकाओं का प्रमुख कार्य घुलनशील कार्बनिक पदार्थों के संवहन में सहायता करना तथा चालनी नलिका में दाब प्रवणता को बनाए रखना होता है। परोक्ष रूप से इनका कार्य चालनी तत्वों की उपापचयी गतिविधियों को सही दिशा प्रदान करने का भी होता है। यानी सहकोशिकाओं का प्रमुख कार्य चालनी नलिका में दाब प्रवणता बनाए रखना है, और चालनी तत्वों की जो विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होंगी, चालनी नलिका चालनी कोशिका की जो भी क्रियाएं होंगी उन पर नियंत्रण का कार्य सहकोशिकाओं द्वारा ही होता है। इसके बाद जो तीसरा तत्व है विद्यार्थियों फ्लोएम मृदुतक फ्लोएम पेरेन्काइम, ये एकमात्र जीवित ऊतक हम कह सकते हैं, और सहकोशिका भी जीवित कोशिका ही होती है। फ्लोएम ऊतक में इधर उधर बिखरी हुई या क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित मृदुतक कोशिकाओं को फ्लोएम मृदुतक कहा जाता है। ये पतली भित्ति वाली सजीव लंबवत या गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। प्राय ये सामान्य मृदुतक कोशिकाओं के समान ही होता है तथा चालनी तत्वों के बीच बीच में पाई जाती हैं। फ्लोएम मृदुतक कोशिकाओं का कार्य विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल म्यूसिलेज, ये क्यूसिलेज नहीं है विद्यार्थियों, म्यूसिलेज है यानी श्लेष्मा, टेनिन पदार्थों का संचय का होता है। यही नहीं, विपरीत परिस्थितियों में या पादप अंग की प्रसुप्ति अवस्था में इन मृदुतक कोशिकाओं में स्टार्च, वसा, ये कुछ खाद्य पदार्थ भी इनमें संचित होते हैं विद्यार्थियों। अब इनके बारे में मुख्य बात क्या है कि ये मुख्यतः द्विबीजपत्री के तनों में पाए जाते हैं और एक बीजपत्री तथा कुछ द्विबीजपत्री जैसे रेननकुलस में ये अनुपस्थित होते हैं।
अगला जो और अंतिम तत्व है फ्लोएम जटिल ऊतक का, वो है फ्लोएम रेशे बास्ट या फाइबर। ये फ्लोएम में पाए जाने वाली लंबी लंबी दृढ़ोत्तक कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती है। इनकी भित्तियों में अनेक सरल गर्त पाए जाते हैं। तंतु या रेशे जैसी ये निर्जीव कोशिकाएं मुक्त सिरों वाली या विभाजन भित्ति रहित होती हैं। इनका प्रमुख कार्य पौधे अथवा पादप अंग को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का होता है। विभिन्न पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम रेशे आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके विभिन्न प्रकार के सामान जैसे चटाई, रस्सी, मोटे वस्त्र ये बनाए जाते हैं। जूट, अलसी, सन इत्यादि पौधों के काम में आने वाले जो रेशे होते हैं विद्यार्थियों, असल में वो फ्लोएम रेशे ही होते हैं। अब बात आती है कि जाइलम की वाहिका और चालनी नलिका में क्या अंतर है। तो वाहिका के सिरे खुले हुए होते हैं, जबकि चालनी नलिका में अंतिम सिरों पर पट्टियाँ पाई जाती हैं, चालनी पट्टियाँ पाई जाती हैं। वाहिका चौड़ी होती है, जबकि चालनी नलिका कम चौड़ी होती है। वाहिका की भित्ति पर मोटे लिग्निन का आवरण होता है, जबकि चालनी नलिका में लिग्निन नहीं पाया जाता है। वाहिका पर विभिन्न प्रकार की स्थूलन आकृतियाँ पाई जाती हैं, जबकि चालनी नलिका में स्थूलन नहीं पाया जाता है। चालनी नलिका जो परिपक्व अवस्था में जीवित और निरंतर कार्यशील होती हैं, जबकि वाहिका परिपक्व अवस्था में मृत हो जाती है। इनके कोशिका द्रव में वाहिका की कोशिका द्रव की परासरण सांद्रता कम होती है और चालनी नलिका में परासरण सांद्रता अधिक और स्फीत दाब कम पाया जाता है, जबकि वाहिका में स्फीत दाब नहीं पाया जाता है। वाहिका के कटने पर यह मुक्त सिरे से जल अथवा वायु का अवशोषण करती है, जबकि चालनी नलिका कटने पर कोशिका रस का स्राव करती है। वाहिका विलेय तथा विलायक दोनों का ही संवहन करती है, जबकि चालनी नलिका केवल विलेय पदार्थों का संवहन करती है। वाहिका विलेय और विलायक दोनों के लिए पारगम्य होती है, जबकि चालनी नलिका अर्धपारगम्य झिल्ली के समान व्यवहार करती है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना।